नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको अगर लग रहा होगा कि मैं बैठा हुआ हूं, खड़े होकर बात नहीं कर रहा हूं, तो वो बात ठीक है। आज वैसे भी भारत के आम चुनाव के मतदान का आज आखिरी दौर है। आज शाम को सभी उम्मीदवार बैठ जाएंगे, समझ लीजिए, मतदान के साथ ही। मेरे बैठने की वजह यह है कि मैं जब किसी खास मेहमान से बात करने के लिए, किसी के इंटरव्यू के लिए, चर्चा के लिए यहाँ रहता हूँ, उसी वक्त बैठता हूँ। आज मैं चुनाव की एक खास चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ के चुनाव, राजनीति और देश के मुद्दों के एक सबसे बड़े जानकार डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के साथ यहाँ मौजूद हूँ। उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों के बीच से समय निकालकर इस रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ आना मंजूर किया। दरअसल मेरे दिल में एक बात कुलबुला रही है कई दिनों से, पिछले 2.5 महीनों से, जब से ये चुनाव शुरू हुआ है। क्या मुद्दे रहे इस चुनाव में? कौन से मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है देश भर में और खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी? तो मैं इन दोनों बातों को लेकर डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से ये चर्चा करना चाह रहा था। वो क्या सोचते हैं कि क्या मुद्दे रहे इस चुनाव में, कैसे ये चुनाव पहले के दूसरे चुनावों से मुक्त रहा। वो राजनीति को बहुत गहरे से देखते हैं। वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के IAS अफसर रहे। रिटायर होने के बाद में वो राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे छत्तीसगढ़ के। उन्होंने राजभवनों में बहुत साल काम किया है, राजनीति को, संवैधानिक जटिलताओं को करीब से देखा हुआ है। वो लगातार बोलते हैं नए अफसरों को, दूसरे लोगों को, जिनके बीच किसी व्याख्यान का जहां एक महत्व समझा जाता है, वहां डॉक्टर सुशील त्रिवेदी को याद किया जाता है। हमारे न्योते पर वो जब हम चाहते हैं, बड़े उदार हैं हमारे लिए, सुशील भाई आ जाते हैं यहाँ पे हर बार। सुशील भाई, आपका बहुत स्वागत। जी नमस्कार। आज मतदान का आखिरी दौर चल रहा है जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं। शायद 57 सीटों पर आज वोट डल रहे हैं। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। कल 15 लोग बिहार में मतदान कर्मी मारे गए हैं लू के चलते। इस बार का जो चुनाव रहा, ये शायद सबसे लंबा चुनाव कार्यक्रम रहा, 75 दिनों का। उसको लेकर भी कुछ लोगों को लग रहा है कि क्या सचमुच ही चुनाव कार्यक्रम इतना लंबा रहना चाहिए। आज जबकि आंतरिक सुरक्षा के इतने बड़े खतरे बस्तर जैसे इलाके को छोड़कर और कहीं नहीं थे, तो क्या सच में इतना लंबा चुनाव कार्यक्रम रहना था, ये कुछ लोगों को लग रहा है। लेकिन मैं आज आपसे थोड़ी सी और बुनियादी बात समझना चाहता हूँ इस बार के आम चुनाव को लेकर। इस बार के आम चुनाव के मुद्दे क्या थे राष्ट्रीय स्तर पर, छत्तीसगढ़ के स्तर पर? मोटे तौर पे हम राष्ट्रीय स्तर की बात शुरू करें। इस चुनाव में आपको क्या लगता है वोटर के सामने क्या मुद्दे थे? सुनील भाई, एक तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपके आना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि टीवी चैनल में जिस तरीके से बातचीत होती है, वहाँ कोई विमर्श का मुद्दा बन नहीं पाता है। आप पास शायद विमर्श का मुद्दा बन पाता है, इसलिए आपके आना अच्छा लगता चला आता हूँ। आपने जो बड़ा बुनियादी सवाल किया, वो हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि इस चुनाव में मुद्दे क्या थे। देखिए, जब चुनाव होने वाले थे तब हिंदुस्तान के सामने 5-7 बड़े सवाल थे, बहुत बड़े सवाल थे 5-7 जी। सबसे पहला सवाल तो था महंगाई का। हाँ। बेहद महंगाई का। दूसरा मुद्दा था बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का। हाँ। तीसरा मुद्दा था, बहुत बड़ा जो मुद्दा था सुनील भाई, वो था असमानता का। हाँ। कि हिंदुस्तान की 1% आबादी के पास 50% बिल्कुल संपत्ति है, बाकी लोगों के पास संपत्ति। ये तीसरा मुद्दा था। फिर चौथा मुद्दा ये भी आया कि ठीक है, बड़ी सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, पर गांव हमारा अभी भी पीछे छूटा हुआ है और किसान की समस्याएं अपनी जगह बनी हुई हैं। ये बुनियादी मुद्दे थे जी। और ऐसा लग रहा था कि देश के जो राजनीतिक दल हैं, हाँ, इन पे, और थोड़ा पीछे जाइए सुनील भाई, कि ठीक पिछले 1 साल पहले हिंदुस्तान में
कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था? बहुत बड़ा, 700 या 650 लोग उसमें मारे गए थे, कितना बड़ा आंदोलनकारी। अच्छा, और वो केवल उत्तर पश्चिम तक सीमित नहीं था, हाँ, दक्षिण तक उसकी दक्षिण से लोग पहुंचे थे उसमें। बड़ी बात थी। दूसरी बात थी उसके बाद जो मुद्दे थे, तो लोग याद करते थे कि 2014 का जब चुनाव आया था तो महंगाई का मुद्दा ही था। हाँ। महंगाई मार गई, हाँ, डायन वायन कह रहे थे, डायन कह रहे थे। इस बार महंगाई गायब हो गई। किसानों का कि आमदनी दुगनी हो जाएगी तो किसान और ज़्यादा परेशानी में आ गया ये है। 10 साल पहले की घोषणा पत्र का मुद्दा था भाजपा का, 14 का और मुद्दा था। और ज़्यादा हो जाएगा। महंगाई के सारे आंकड़े तो बार बार आते ही आते हैं जी और असमानता के आंकड़े ऑक्सफैम जो दे रहा है, ऑक्सफैम जी सबसे बड़े पास जानते हैं जी तो कि कितनी ज़्यादा असमानता 10 साल में और ज़्यादा बढ़ गई है। जी और इस असमानता के कारण जो भारत की समृद्धि हुई, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी है। हाँ मुद्दे मान के हाँ। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी है। हाँ। और सबसे ज़्यादा जीडीपी भी जहाँ बढ़ रही है, हाँ। और उसका लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो रहा है, वो एक तक जा रहा है। ये बड़े मुद्दे थे। बिल्कुल। तो ये माना जाता था कि चुनाव के समय ये मुद्दे आ जाएंगे और राजनीतिक दल जितने हैं, हाँ सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष, विपक्ष भी कहीं कहीं सत्ता में है, हाँ चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बिल्कुल, अलग अलग जगहों पे कुछ पार्टियां तो हैं ही प्रदेशों की सत्ता पे कराएंगे। 17 जगह वो है भाजपा, लेकिन बाकी जगह तो दूसरे हैं ही हैं। जी, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, डीएमके भी है वगैरह, बीजेडी भी है वगैरह वगैरह, दक्षिण में, आंध्रा में, तेलंगाना में वगैरह में ये था। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि ये मुद्दा बन ही नहीं पाया, मुद्दा बन ही नहीं पाया जी, बन ही नहीं पाया। और मैं इसके लिए विपक्ष को ज़्यादा दोषी मानूंगा, उल्टा बोल रहा हूँ, विपक्ष को ज़्यादा दोषी मानूंगा कि विपक्ष को इन मुद्दों को जितनी तेज़ी से उठाना चाहिए था, यानी केरल से लगाकर कश्मीर तक के मुद्दा था, ये मुद्दा उठाना चाहिए, वो मुद्दा क्यों नहीं उठा पा रहा है। और ऐसा लग रहा था कि सारे मुद्दे जो जिसका संचालन है वो केवल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो जो मुद्दा एजेंडा सेट कर रहे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं, या किसी एक मुद्दे को पटरी से अगर उन्होंने उतार दिया तो सब लोग पटरी से उतर के चलने लगते हैं, दो तीन दिन पैदल चलते हैं, चाहे जो भी हो। और उनने जो भी एजेंडा अपने लिए सेट किया, हमें उस पर से मतलब नहीं अभी। पर मेरा मुद्दा ये था कि ये जो मुद्दे होने चाहिए थे, ये मुद्दे नहीं बन पाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मुद्दे इसलिए कह रहा हूँ कि भारत जब से आज़ाद हुआ है, हाँ, और भारत ने जिस तरीके से अपनी आर्थिक प्रगति छोड़ दीजिए, पर वैज्ञानिक प्रगति जिस तरीके से, सामाजिक प्रगति जिस तरीके से, सांस्कृतिक प्रगति जिस तरीके से की है जी, उसके बाद तो मुद्दे बदलने चाहिए थे ना जी। वो मुद्दे भी नहीं आ पा रहे हैं। हाँ। ठीक है, हमारा किसान आज भी गरीब है, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था में तो बहुत बड़े परिवर्तन आ चुके हैं ना, बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े। आज ही सुबह किसी को मैं कह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी बातें। तो सुबह ही किसी से बात चल रही थी मेरी फ़ोन पे, तो मैंने उनको याद दिलाया, जो इसरो आज चंद्रयान भेज रहा है ये 70 साल में ही बना हुआ है, रातों रात नहीं बना है, वो 2014 के बाद नहीं बना है। IIT IIM जहाँ से निकले हुए लोग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के, सबसे बड़ी कंपनियों के मुखिया बने हुए हैं, वो IIT और IIM से निकले हुए हैं। आज देश में बड़े बड़े जो आयुर्वेद के नाम पे जिनका पाखंड चलता है, उनको भी अगर अपने इलाज के लिए भर्ती होना पड़ता है तो एम्स से जाते हैं, एम्स से जाते हैं, जो कि उस वक्त के बने हुए, नेहरू के वक्त के बने हुए हैं। तो देश के असल मुद्दे और देश में चुनावी पार्टियों के उठाए हुए मुद्दे, इसमें बड़ा फर्क दिखने लगता है। यही मुद्दा कि राजनीतिक दल, मैं तो उल्टे एक और तक जाता हूँ कि मैंने 52 का चुनाव बहुत करीबी से देखा है, जब कांग्रेस के सामने छत्तीसगढ़ में रामराज परिषद और हिंदू महासभा ही थी और कोई दल था ही नहीं। प्रजा समाजवादी पार्टी भी बाद में आई थी, और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए रामराज परिषद और हिंदू महासभा थे, ये हमारे रियासतों में। लेकिन आज उनके भी कोई बड़ा नेता जो सामाजिक बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, वो परिवर्तन की बातचीत नहीं कर पा रहे। ये मुझे सबसे बड़ा, ये जो आपने कहा ना सुशील भाई कि 1% लोगों के पास पूरी दौलत इकट्ठी हो गई है देश में, गरीब और गरीब हो गए हैं,
चाहे कोई फर्जी पैमाने खड़े करके बता दिया जाए कि पहले के मुकाबले कम गरीब हैं, उनका खान पान सुधर गया है, लेकिन आज शायद 80 करोड़ आबादी जो है जी हाँ, वो 5 किलो चावल उनको हर महीने जो चाहिए। मिल रहा है, हाँ, ये उस पे जिंदा है मोटे तौर पर। इतनी खराब स्थिति है। मैं जो आपने 1% कहा, इसको लेके मैं एक नई जानकारी जो पिछले 3 दिन से पढ़ रहा हूँ और बड़ी तकलीफ हो रही है, वो मैं बतलाना चाहता हूँ। मुकेश अंबानी के बेटे की हाँ, शादी चल रही है इटली में, कहीं जहाज में क्रूज रहता है ना, एक पूरे क्रूज, शहर जितना बड़ा रहता है, हाँ, वहाँ पे चल रही है ये सब समारोह, वहाँ पे चल रहे हैं। हिंदुस्तान में जो भी कुछ हैं सब वहीं पे हैं। हाँ, हाँ, जो अंबानी की शादी में नहीं बुलाए गए हैं वो छिलटे हैं, समझ लीजिए। तो ऐसे सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हम तो खबरें पढ़ रहे हैं वहाँ की। मैं उन खबरों में ये देख के हैरान था, इटली के जिस 1 या 2 शहर में ये समारोह हो रहे हैं, वहाँ क्या इंतजाम किया गया है सुशील भाई मालूम है? शाम 5 बजे के बाद इटली के उस शहर के कोई निवासी अपने घर से नहीं निकल सकेंगे। वहाँ की सड़कों पर, वहाँ के कैफे में, वहाँ के गिफ्ट शॉप में सिर्फ अंबानी के मेहमान रहेंगे। आपने कभी सुना है ऐसा? मैंने तो देखा है कि अगर हिंदुस्तान में कोई बारात किसी बहुत गरीब मोहल्ले से गुजर के धर्मशाला या विवाह मंदिर तक पहुंचती है तो आसपास के गरीब खड़े होकर देखते हैं, उनको जश्न देखने मिलता है। आप इटली जाके शादी कर रहे हैं और आपकी शर्त क्या है? वहां के मेयर के साथ आपकी जो डील हुई है वो ये है, शाम 5 बजे के बाद से कोई उस शहर का बाशिंदा अपने घर से ना निकल सके। सुनील जी, ये प्री वेडिंग सेरेमनी है? ये प्री वेडिंग सेरेमनी है, ये अभी असली बाकी है। तो 12 जुलाई को है। असली में पता नहीं क्या होगा। असली में शायद इटली के बाद स्विट्जरलैंड में लोगों को शायद दफन कर दिया जाए कि जिंदा न रहे कोई। क्या होगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ। आप जाते हैं किसी दूसरे शहर, जाके शादी करते हैं, वहाँ पे खुशियाँ बांटते हैं, वहाँ पे आप मंदिर, धर्मशाला, गौशाला को दान देते हैं जाकर। आज आप उस शहर के बाशिंदों का निकलना बंद कर रहे हैं। अरे ये तो कब्रिस्तान जैसा हो गया, जिसमें अगर उस शहर के जिंदा लोग नहीं रहेंगे तो कब्रिस्तान हो गया। और पैसा कितना है आपके पास कि आपके जो मेहमान हैं उनके हाथ में एक बैंड लगा रहेगा, ऐसा पट्टा लगे रहेगा, गले में नहीं लग रहा है, माफ कीजिएगा अगर गलतफहमी हो रही है, तो हाथ में रहेगा पट्टा। और वो किसी भी गिफ्ट शॉप से कोई भी सामान ले सकेंगे, कोई पेमेंट भी नहीं करना है, ले सकते हैं जो चाहे, वो जो चाहे खा सकते हैं। लेकिन उस शहर के इंसान नहीं देख सकेंगे, उस शहर के इंसान इनको नहीं देख सकेंगे। पैसा कितना हिंसक हो जाता है, मैं थोड़ा हैरान हूँ। आप कोई दूसरा देश घूमने गए होंगे तो कोई शहर ऐसा देखना आपको अच्छा लगेगा जहाँ के इंसान को आप ना देख सकें? कोई सवाल ही, हम तो इंसान से मिलने जाते ही जाते हैं, सामाजिकता के लिए तो जाते हैं। यानी न इंसान आपको देख सके, अपने बंद घरों के भीतर रहेंगे वो। ये मेहमान कहाँ, इनको नहीं लगेगा मेहमानों को वापस चुनाव पे आए, इस पे चर्चा होती रहेगी। ये 1% जो लोगों की संपन्नता की जो बात हुई थी, मेरे को उससे ये एकदम आप उत्तेजना आ गई है, चुभती हुई बात मुझको याद आ गई। तो लेकिन आपने ठीक कहा, पटरी पे लौटना जरूरी है। हम चुनाव के मुद्दों पे आते हैं। तो ये सारे मुद्दे जो है ना चीज है, जिसपे आपने इतनी चिंता व्यक्त की कि मेरे एक वाक्य कहने पे आपने 10 वाक्य बोल दिए। मतलब ये जो देश का जो संवेदनशील व्यक्ति उसको चलता है, लेकिन वो हमारे चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? सर, क्योंकि हमने एक दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा नैरेटिव खड़ा कर दिया था। वो नैरेटिव शुरू हुआ राम मंदिर से, वो चला गया, फिर सनातन धर्म पे चला गया, फिर उसके बाद कहीं और चला गया। मतलब पूरा हम जो हमारे आर्थिक सामाजिक मुद्दे थे, उन आर्थिक सामाजिक मुद्दों से हम निरंतर दूर होते चले गए और कहीं जमीनी हकीकत के मुद्दों से अलग होते दूर करते थे। और धर्म को लेकर से हमारे जो मुद्दे हैं, हम धर्म से जुड़े, चाहे मुद्दा जो भी हो, जो सांप्रदायिकता से आगे बढ़कर के जब बातचीत मंगलसूत्र पे आ जाए, मंगलसूत्र या लेके सामान आपका 2 भैंस में से एक लेके, तो जब इनमें अगर बात आ जाती है तो आपकी विरासत को लेके बातचीत आती है, घुसपैठिए को दे दिया जाएगा। तो ये सब जब मुद्दे आते हैं कि जो कभी भी संभव नहीं है
है ना, जो हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ। भारत देश में जो हिंदुस्तान के बंटवारे के समय नहीं हो पाया, बिल्कुल, जो हिंदुस्तान के और जो मनमोहन सिंह ने कहा भी नहीं था, नहीं, छोड़िए। उन्होंने एक व्यापक बात कही व्यापक थी। बात कही थी कि उन्होंने उनका भी हक है। दलित, आदिवासी, सब पिछड़ा वर्ग, इन तमाम लोगों के तो हक ये की हमारा बात कही मुद्दा थी। जब वहाँ गया, और हम फिर क्या होता कि वो एक नेगेटिव खड़ा करते हैं, हम उसका जवाब देने में लगते रह गए कि विरोधी पक्ष के और उनके जवाब देने में लगे कि भाई मगर कुछ बात नहीं, अब विरासत टैक्स लगने की बातचीत नहीं है ना। फिर बात इसी तरीके के सारे मुद्दे जो भटकने वाले मुद्दे उनमें ज़्यादा आते रहे। मेरा बार बार कहना यही है कि क्यों अगर एक नैरेटिव खड़ा हुआ तो जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो अपना नैरेटिव क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? क्योंकि उसका कारण है कि वहाँ पे जो वैचारिकता होनी चाहिए, मैं बार बार महसूस करता हूँ सुनील जी, और अपने मित्रों से मैंने कहा कि एक समय था कि नेहरू जब थे तो नेहरू के बराबर लोग थे, मोरारजी देसाई थे उनके बराबर लोग थे, लाल बहादुर उनके बराबर, इंदिरा गांधी के बराबर, राहुल गांधी के बराबर, अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनके बराबर थे, बिल्कुल, वीपी सिंह थे उनके बराबर। लेकिन आज जो है राजनीतिक दलों में, भाजपा में भी दो नेताओं के बराबर कोई नेता नहीं है, कांग्रेस में कोई नहीं, और तो सीपीआई, सीपीएम और जो हमारे समाजवादी दल है उनमें भी कोई नेता नहीं है, एक एक नेता ही है। और कोई नैरेटिव जो वैचारिकता को एक सीमा पर ले जाए। जिस वक्त नेहरू थे उस वक्त लोहिया थे, बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण थे, और तो फिरोज गांधी थे, फिरोज गांधी, मैं उस आ ही रहा था, और तो फिरोज गांधी थे जो कई मुद्दों पे असहमत रहते थे और संसद में फजीहत खड़ी। कांग्रेस के समय कांग्रेस के अंदर ही अपोजिशन ज्यादा था, कांग्रेस बाहर तो कोई अपोजिशन पार्टी थी नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस भीतर फिर चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, फिर चाहे जेबी कृपलानी हो, फिर चाहे संपूर्णानंद हो, फिर चाहे जो वामपंथी सोच वाले वो वहाँ पे हो, लेकिन विरोध अंदर ही था। बिल्कुल, यहाँ तो अब भाजपा के अंदर भी विरोध नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी विरोध नहीं है। एक समझ तो ये जो बड़ी बात है, सोचिए कि हर पार्टी में केवल एक ही सोच वाले लोग हो गए, उनमें भी विचार विमर्श के लिए या कहीं पे भी तार्किक प्रत्याख्यान के लिए, एक तर्कगत प्रत्याख्यान के लिए, उसका काउंटर आर्गुमेंट के लिए भी देने वाला कोई नहीं। ये बड़ी चिंता की बात है, और इसीलिए इस चुनाव में एक काउंटर नैरेटिव खड़ा नहीं हो पाया। एक चीज बतलाइए मुझको सुशील भाई, 10 साल की मोदी सरकार गई चुनाव में, 2 कार्यकाल पूरे हो गए 5-5 साल के। अमेरिका जैसा देश रहे तो 4 साल का एक कार्यकाल मिलता है एक राष्ट्रपति को, अधिकतम 2 कार्यकाल मिलते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के करने के लिए कोई भूमिका नहीं रह जाती, कोई संवैधानिक सरकारी भूमिका नहीं रह जाती 2 कार्यकाल के बाद। हिंदुस्तान में लोग कितने भी साल तक रह सकते हैं, यहाँ रोक नहीं है। 2 कार्यकाल मोदी सरकार के पूरे होने के बाद इस चुनाव में गए, ऐसा क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जब चुनाव प्रचार में निकले तो अपनी सरकारों के, अपने कार्यकाल के उपलब्धियों के बारे में नहीं बोल पाए ज़्यादा, और उन्होंने कहा क्या, उन्होंने मनमोहन सिंह की एक न कही हुई बात को कही हुई बतलाकर हमला किया। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी 2 भैंस में से एक खोल के दूसरे को दे देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी बांट देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, जितने तरह से मुस्लिम मजार, ये मुद्दा जितना बना, इतने धार्मिक ध्रुवीकरण की जरूरत 10 साल की सरकार अगर कामयाब थी तो इतने धार्मिक ध्रुवीकरण की जरूरत क्या थी? उसका कारण ये है, हम जो बात कर रहे थे वो ये कि देश में चूंकि आज की तारीख में लगभग 50% आबादी कृषि पर आधारित है जी, आज की तारीख में, है ना। और ये बात अलग है कि किसानी का हमारी जीडीपी में दिन ब दिन हिस्सेदारी कम होती चली जा रही है, हिस्सेदारी कम होती है, और इसी तरीके से कृषि पर आधारित जनसंख्या की भी जनसंख्या भी 80% घट के लगभग 50 पे आ गई है जी। और जो करीब 70% था योगदान जीडीपी वो भी काफ़ी घट गया है। लेकिन आज भी किसान हमारी जनसंख्या के सबसे बड़े हिस्सा बनाते हैं, सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट सेक्शन वही है। और फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय, किसी भी रंग का हो, पर मुद्दा वही है। लेकिन वो उसकी स्थिति में कोई जो एक बड़ा बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव आना चाहिए था, उसकी जो आर्थिक स्थिति में और उसकी जो आर्थिक समस्याओं का मामला है, आर्थिक स्थिति आर्थिक समस्या बनी हुई, आज भी उसको समय पर बीज नहीं मिलता है,
आज भी समय पर उसको सिंचाई नहीं मिलती, आज भी समय पर उसको बिजली नहीं मिलती, आज भी समय पर उसको अच्छे बीज नहीं मिलते हैं। ये जो उसके बुनियादी समस्याएं आज भी जहाँ की तहाँ बनी हुई है। बूढ़े बैल बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि जानवरों की खरीदी बिक्री पे रोक लग गई है। तो ये मेरा कि ये जो समस्या बनी हुई है, और मुझे लगता है क्योंकि बाकी राजनीतिक दल भी तो सत्ता में रहे हैं जी, उनका भी समस्याएं बनी हुई हैं, और इसलिए उन्होंने भी इन मुद्दों को जो उठाना चाहिए नहीं उठाया। अगर मान लीजिए भाजपा जो सत्ताधारी दल है उसने इन मुद्दों को नहीं उठाया तो विपक्ष को भी तो उठाना चाहिए था, पर विपक्ष में ने भी नहीं उठाया, क्योंकि हम इन चीज़ों पे जो बड़ा बदलाव, चाहे बंगाल में आज टीएमसी 10 साल से सत्ता में है, नहीं ला पाए, आम आदमी पार्टी आने के बावजूद भी हम नहीं ले पाए, या जो बड़े बड़े प्रयोग दक्षिण में हो रहे हैं, दक्षिण में केरल में एक प्रकार का प्रयोग है और तमिलनाडु में दूसरे प्रकार का प्रयोग है, वहाँ पे भी नहीं पाया। और सबसे ज़्यादा मजेदार हिस्सा तो उड़ीसा का है, जहाँ बीजेडी इतने साल से सत्ता में है, उसके नेता पे किसी प्रकार का आरोप नहीं है, पर वहाँ जनता बड़े आराम के साथ बीजेडी को वोट देती है राज्य के लिए, और नरेंद्र मोदी को वोट देती है दिल्ली के लिए, और वहाँ भी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ पाए। तो ये जो बड़ा संकट है, इसकी जिम्मेदारी किसी की दी, और इसीलिए मैं अकेले किसी एक दल को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ, सभी दल को मान रहा हूँ कि अगर देखिए आज भी आप देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कामकाज के लिए आदमी तो उड़ीसा से ही आ रहे हैं ना, माइग्रेशन। अगर छत्तीसगढ़ को माइग्रेट होकर लोग पंजाब या नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, तो उड़ीसा से माइग्रेट होकर लोग छत्तीसगढ़ चले आ रहे हैं कामकाज के लिए, अर्थात वहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई है। बिहार के लोग या उत्तर प्रदेश के लोगों के संबंध में जब दक्षिण के लोग, तमिलनाडु लोग बेहद गंदा कमेंट करते हैं, तो ये हमारी सोच की बात है ना, कि वहाँ पे आज भी स्थिति बनी हुई है, वैसे स्थिति बनी हुई। तो द पॉइंट इज नाउ, बेसिकली पॉइंट ये कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ी जनसंख्या, जो सबसे बड़ा हमारा विचार का मुद्दा होती है वो नहीं, उसके चूँकि सभी लोग जिम्मेदार हैं, इसलिए सभी को उससे दूर हो गए। और उसका कारण यह भी है कि सभी दलों में जो वैचारिक चेतना आना चाहिए, उस वैचारिक चेतना में कमी है। और तो और जो हमारे एकदम वामपंथी हैं, सीपीआई हो चाहे सीपीआई हो, वहाँ भी उस तरह की वैचारिकता की कमी। वो जो नक्सलवादी आंदोलन चला था, वो तो चला जागीरदारों के खिलाफ था ना, लेकिन आज स्थिति उतनी खराब है, कहीं नक्सलवादी आंदोलन बचा नहीं, इसलिए नहीं बचा कि उनके पास कोई सोच नहीं बची। तो अल्टीमेटली हम इसी बात पर आते हैं कि जनता के बुनियादी मुद्दों की ओर ध्यान नहीं देने के कारण केवल और केवल जिसको कहते हैं कि समसामयिक मुद्दे आ जाते हैं। मुझको मोदी का मुकाबला जब अपोजिशन कर रहा था चुनाव में, तो जो बात आपने कही, ऐसा लग रहा था कि मोदी लॉन टेनिस के खेल में सर्विस कर रहे हैं, वो शॉट लगा रहे हैं और विपक्ष केवल उसको वापस करने में लगा हुआ है। विपक्ष खुल के खेल रहा हो ऐसा नहीं दिख रहा था। कहीं नहीं। ये उसको एक फाल्स नैरेटिव में अगर उलझा दे रहे थे, एक काल्पनिक मुद्दों में अगर विपक्ष को उलझा रहे थे, तो विपक्ष उसमें आभासी मुद्दा, उसमें उलझ जा रहे थे वर्चुअल इश्यूज में। उसी एक चीज और मुझको जो लगी, अब पता नहीं, मोदी के मुकाबले एक चेहरा जो विपक्ष के पास नहीं था गठबंधन का। जब यूपीए ने 2 बार चुनाव जीता, पहली बार तो मनमोहन सिंह का नाम नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी यूपीए की संयोजक थी, वो चेयरपर्सन थी यूपीए की, और चुनाव जीता था उसने अटल बिहारी वाजपेयी से। उस वक्त भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी मुखिया थी गठबंधन की, एकदम निर्विवाद रूप से। उसके बाद दूसरा चुनाव 2014, उसमें तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रह चुके थे 5 साल, उन्हीं के चेहरे पे और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा गया। ये चुनाव जो था, ये चुनाव इस बार का पार्टी के अध्यक्ष खड़गे हैं कांग्रेस के, लेकिन उसमें लीडरशिप जो है राहुल गांधी की है। कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन के भीतर क्या स्थिति है ये अभी साफ नहीं है। तो इंडिया गठबंधन एक बड़ा लूज कन्फिगरेशन रहा, बड़ा ढीला ढाला सा ये गठबंधन रहा। चुनाव तो लड़ा उसने, लेकिन गठबंधन ढीला रहा। ढीले गठबंधन के मुकाबले कड़क नरेंद्र मोदी। मैं आम लोगों से जब बात करता हूँ, कहीं वो तो ठीक है यार, मोदी अच्छा नहीं है, लेकिन विपक्ष के पास कौन है चेहरा कौन है? तो लोगों के मन में जो चेहरे की एक जो जिज्ञासा थी या इच्छा थी, आपको लगता है कि ये एक मुद्दा था? सुनिए,
भारत में हमेशा जवाहरलाल नेहरू के एक लेख की याद करिए जो उन्होंने स्यूडोनेम से लिखा था, जो उन्होंने हाँ, एक छद्म नाम से लिखा था कि भारत में एक नेता जो है वो तानाशाह बनता जा रहा है। यानी एक डेमोक्रेट की ये चिंता थी, एक रियल डेमोक्रेट की चिंता थी वो कहीं ऑटोक्रेट ना हो जाए। लेकिन नेहरू की पॉपुलैरिटी उस वक्त हाईएस्ट थी। ये डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जिस लेख की चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में मैं बतला दूं, ये नेहरू ने छद्म नाम से लिखा था, जिसमें अपनी शोहरत और उनके मुकाबले किसी दूसरे लीडर के खड़े न होने के खतरों के बारे में उन्होंने बात उठाई थी कि क्या जवाहरलाल नेहरू इस देश में तानाशाह बन जाएंगे, क्या कोई दूसरे लोग चुनौती नहीं दे रहे हैं तो इससे खतरा खड़ा होगा। नेहरू में ये दरिया दिली थी कि अपने खुद के खतरे की कल्पना करके और उसको गिना रहे थे, लोगों को सावधान कर रहे थे। अच्छा, यही था ना मुद्दा, यही था ये। लेकिन तब नेहरू की लोकप्रियता सर्वोच्च शिखर पे भारत में नहीं विश्व में थी। अकेला नेता जिस उसके बाद दूसरे सबसे बड़े नेता बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री जब युद्ध हुआ, ठीक, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी। फिर इंदिरा गांधी जब खड़ी हो गई, गूंगी गुड़िया जब देवी दुर्गा बन गई, गूंगी गुड़िया जब देवी दुर्गा बन गई, तब उसको ज्यादा पूरे हिंदुस्तान पसंद कर रहा था जी। 77 में चुनाव हारने पर 80 में उसको वापस लेकर आ गए। एक कार्यकाल नहीं चल पाया था गठबंधन। उसका कारण ये कि हिंदुस्तान की जो आम सोच है, उस सोच में एक शक्तिशाली केंद्र नेता, जिसको हम कहते चक्रवर्ती राजा, हमारी पौराणिक कथाओं में जो चक्रवर्ती राजा की कल्पना है, जिसकी हम कल्पना करते रहे, या हमारे पौराणिक जितने महाबली लीडर जिसके देखिए रावण का हम रावण कितनी निंदा करें, लेकिन रावण की प्रशंसा भी करते रहे कि वो बड़ा महाबली था। हम हमेशा जो है एक महाबली की कल्पना हमारी सोच में, जिसको कहते हैं इंडियन साइकी में इस तरीके से जो सर्वशक्तिमान नेता के प्रति समर्पण का भाव, क्या प्रशंसा का भाव हमेशा बना रहता है। लेकिन मुझको एक अपवाद याद पड़ रहा है इसमें, मैं बहुत ज़्यादा याद नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 2 अपवाद याद पड़ रहे हैं जी। वीपी सिंह, हाँ ठीक है ना, वीपी सिंह की इमेज कभी भी किसी बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर तानाशाह नेता की नहीं थी। लेकिन राजीव गांधी जो कि उसके ठीक पहले जो 400 से ज़्यादा सीटें लेकर आए थे, उनको शिकस्त दे दी थी वीपी सिंह ने, और विनम्र थे, बातचीत में विनम्र थे, विनम्रता की, सज्जनता की बातें करते थे, धमकाते नहीं थे। एक मुझको वो याद पड़ रहा है। दूसरा मुझको याद पड़ रहा है मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री बन गए, एक कार्यकाल पूरा हो गया, दूसरा कार्यकाल पूरा हो गया, उनकी विनम्रता और सज्जनता उनको छोड़ के नहीं गए कहीं। लेकिन एक बात है, हम बात करें पॉपुलैरिटी की, जो बात कर रहे हैं, हाँ, जिसका पैन इंडियन पॉपुलैरिटी, तो वो वीपी सिंह के तो कुछ हद तक थी। हाँ, लेकिन आज की तारीख पैन इंडियन लीडरशिप जो है, हाँ, या तो नरेंद्र मोदी की है, हाँ, या किसी हद तक राहुल गांधी की, और किसी की नहीं। अच्छा, अब देखिए यहीं आके पेंच फंस जाता है। पेंच कहाँ फंसा? यहीं कि एक तरफ पैन इंडिया पॉपुलैरिटी तो नरेंद्र मोदी की है, जो सर्वशक्तिमान है, जो डिलीवर करके दे रहा है, चाहे जो भी डिलीवर कर दे रहा है, कि भारत को 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बना रहा है, चौथी बड़ी शक्ति, चौथी वगैरह वगैरह। और एक दूसरा जो पैन इंडिया लीडरशिप वाला है, वो है राहुल गांधी, उसकी अभी कोई उपलब्धि बन नहीं पाई है। और यही आकर इस चुनाव में ये मुद्दा यही बन गया है, मुख्य नैरेटिव बन गया है कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी। हाँ, तुम मोदी की जगह क्या राहुल को प्रधानमंत्री बनाओगे, ऐसा मेरे हाँ, ये नेगेटिव वही बन गया ना। क्योंकि मैंने आपको कहाँ सिद्ध किया, देखिए हम धीरे धीरे एक तैराशिक गणित की भांति बढ़े हैं कि पैन इंडिया लीडरशिप अगर किसी की है आज की तारीख में, वो है, चाहे मैग्नीट्यूड का फर्क क्यों ना हो, कोई ना, लेकिन है। और उसकी एक अपनी इमेज है, ही हैज डिलीवर्ड, है मैन हु हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड समथिंग, है ना। लोग मानते हैं, दुनिया मानती है, दुनिया में बड़ी हमारी प्रशंसा हो रही है, दुनिया में बड़ी हमारी प्रतिष्ठा बन गई है, इतने हमारी आमदनियां बढ़ गई हैं, इतना हमारा पर कैपिटल इनकम बढ़ गई है, हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाली, आज की तारीख सुबह भी आ रहा, रोज बोल रहे हैं। उसके मुकाबले राहुल गांधी के लिए एक सबसे बड़ी कि वो पप्पू से बढ़कर, अब उनको कोई पप्पू नहीं कहता, कोई नहीं, अब बीजेपी भी नहीं कहती पप्पू से बढ़कर, उन्हें अपनी एक इमेज बना दी है। अब इन्होंने बीजेपी ने प्रमोशन दे के शहजादा बना दिया। लेकिन बनाया तो
अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि पैन इंडिया लीडरशिप उसकी बन गई। और इसीलिए जब आपसे लोग सवाल करते हैं कि हम वोट किसको दें, नरेंद्र मोदी को दें क्या? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे अगर मोदी को और नहीं इसीलिए देंगे तो? हमारा जो बुनियादी था, वापस जहाँ जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी कि सारे के सारे मुद्दे गायब हो गए। और मुद्दा कल ये बना कि हम नरेंद्र मोदी को वोट दें या नहीं दें, या हम राहुल गांधी को वोट दें या नहीं दें। मुद्दा ये बन गया है। अब मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पे लौटता हूँ, जहाँ बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं और जहाँ ज़्यादा करीब से हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है, जो राष्ट्रीय मुद्दे आपने डिस्कस किए, क्या इससे परे भी छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे थे अलग से, कि सिर्फ यही मुद्दे थे यहाँ भी? देखिए, बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में हम बिल्कुल शुरू के 19 तारीख, 26 तारीख और 7 मई को आ गए, शुरू में आ गए। और उस वक्त जो मुद्दा था केवल राम मंदिर का मुद्दा था, हिंदुत्व का मुद्दा था और नरेंद्र मोदी था, और कोई दूसरा मुद्दा उस वक्त तक नहीं आया था। इसलिए उन्हीं मुद्दों पर छत्तीसगढ़ का अपना मुद्दा जो था, वो मुद्दे विधानसभा चुनाव चूंकि अभी अभी निपट कर गए थे और उन पर जनता ने अपना वोट दे दिया था, अपना निर्णय दे दिया था। इसलिए वो जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दे थे, उन स्थानीय मुद्दे यहाँ से लगभग गायब हो गए। ऐसा? बिल्कुल। और चुनाव छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कोई स्थानीय मुद्दा नहीं आ पाया, जबकि केरल में स्थानीय मुद्दा है, पंजाब में स्थानीय मुद्दा है। यानी आपको लगता है छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव में हिसाब चुकता कर दिया था, जिससे जो करना था छत्तीसगढ़ में वो पन्ना साफ हो गया। और यह मुद्दा केवल वही बना जब आया, जब हमारे पहले चुनाव हुए तब तक और दूसरे मुद्दे भी नहीं आ पाए थे। तब तक मंगलसूत्र का मुद्दा या भैंस वाला मुद्दा नहीं आ पाया था, और मुद्दा केवल राम मंदिर, रामलला मंदिर था कि अपोजिशन राम मंदिर में नहीं गए, और धर्म को है सनातन वाला मामला, बार बार सनातन की बातचीत हो रही थी, वहीं पे बातचीत हो रही। इसलिए छत्तीसगढ़ में कोई नया मुद्दा नहीं बन पाया। जो कुछ बन पाया वो स्थानिकता के, हम केवल जातिवादी आधार पर कुछ बातें करते रहे कुछ चुनाव में कि यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है उसको भाजपा ने कितने सीटें दी, कांग्रेस ने कितने दी, और पिछड़े वर्ग के भीतर साहू को कितनी दी, कुर्मी को कितनी, यादव को दी कि नहीं दी। ये विमर्श भी सीमित रहा। ये बात अवश्य है कि यह विमर्श हमारे चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा। ये विमर्श चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा, पर वो सार्वजनिक विमर्श के रूप में बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। ये बड़ा विरोध है। मुझको ऐसा क्यों लगता है सुशील भाई कि कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा नहीं था बीजेपी के खिलाफ? नहीं था। यहाँ पर राहुल गांधी, खड़गे, वेणुगोपाल या प्रियंका, सोनिया, इनका चेहरा यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं था छत्तीसगढ़ में। और भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव में शिकस्त, इतनी बुरी शिकस्त, ये दोनों एकदम ताज़ा थे। तो हिसाब तो वोटर ने चुकता कर दिया था, लेकिन मैं एक नैरेटिव अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ मुद्दों का, कि मोदी के 10 साल का कार्यकाल और भूपेश के 5 साल का कार्यकाल, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ये दोनों हैं। तो मोदी ने तो अपने 10 साल के कार्यकाल को पीछे स्टोर रूम में डाल के ताला लगा दिया और नए राजनीतिक मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रहा था। तो छत्तीसगढ़ में भी जो मुद्दे मोदी सेट कर रहे थे, कभी रामलला का, शुरुआत में जैसा आपने कहा मतदान शुरू हुआ तब रामलला था, जो राम को लाए हैं उनको लाना है, ऐसा मुद्दा था। धीरे धीरे एक दो राउंड के वोटिंग हो जाने के बाद में ये मुद्दा जो है, ये मुस्लिमों को पहला अधिकार देने की बात कही है, और मंगलसूत्र ले लेंगे और भैंस खोल के दे देंगे, आधी प्रॉपर्टी घुसपैठियों को दे देंगे, ये चेंज हो गया नैरेटिव खुद बीजेपी का। लेकिन जो कुछ था वो बीजेपी का मोदी स्तर का था, नैरेटिव मोदी के स्तर का ही था छत्तीसगढ़ में। कहीं ऐसा लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कार्यकाल और खासकर कार्यकाल के जो कुकर्म थे, जिसकी वजह से अभी भी रोज गिरफ्तारी, रोज ईडी का छापा, रोज वारंट, रोज अदालत में पेश, कोई भी 4 दिन लगातार नहीं गुजरते हैं कि जब भूपेश के कार्यकाल का कोई आरोप सामने ना आए, अदालत में ना आए, सामने ना आए, अदालत में जमानत में ना आए। 4 दिन में आ ही जाता है कोई ना कोई। क्या लगता है आपको, क्या मोदी के मुकाबले भूपेश का कार्यकाल ये इस चुनाव में भी रहा?
देखिए, इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे जाइए। भाई साहब 98 से जब से राज्य बना है, हाँ, 2000 में 98 का चुनाव, उसके पहले अविभाजित मध्य प्रदेश का विधानसभा का जो भी परिणाम रहा हो, उससे बढ़कर आगे छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को जिताती रही। हाँ, बीजेपी शासन में बीजेपी को राज्य में जिताने के बाद लोकसभा में कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर जिताते रहे। यानी 11 में से 10 तक दे दिया बीजेपी को। अर्थात अगर उड़ीसा की जनता एक साथ वोट करने जाती है तो राज्य में अलग वोट करती है और केंद्र की अलग वोट करती है। दिल्ली की जनता, वैसे छत्तीसगढ़ की जनता भी अलग अलग वोट करती है। इसलिए पहली बात तो ये मानिए कि छत्तीसगढ़ की जनता भी उतनी ही समझदार है कि वो राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में अंतर करती है। अब आपका जो बुनियादी सवाल है कि क्या भूपेश बघेल के राज्य शासनकाल की जो कुछ बुराइयां थी उनकी भी छाया यहाँ पर रही, छाया रही, लेकिन वो इतनी बड़ी छाया नहीं थी कि भाजपा को कोई बड़ी लंबी उससे बढ़त मिली। अच्छा, इतनी बड़ी रही छाया जरूर। हाँ। पर जितनी बढ़त, आपको पता है श्रीमान जी कि पिछले चुनाव में 14% वोट बढ़े थे भाजपा के। हाँ। 14%। यानी विधानसभा से लोकसभा में 14%। और क्या चाहेंगे भाई आप इसके बाद? इतना बड़ा जंप तो कुछ नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता। अर्थात जनता को जो कुछ निर्णय करना कि कांग्रेस को इतने बड़े हमने प्रदेश के लिए तो भूपेश को चुन लिया था, 67-68 सीटें दे दी, लेकिन उसके बाद उसके तुरंत बाद हम मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मैं उससे वापस लाता हूं कि हमारी जनता ये फर्क करती है जैसे हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्रों में जनता करती है, चाहे वो दिल्ली की जनता हो चाहे हमारे पड़ोसी राज्य में जनता हो। दो मुद्दे मुझको और लगते हैं जिस पे बात हो रही थी। एक मुद्दा ये हुआ कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया, अपना खुद का था, वो मोदी के जवाब में नहीं था, खुद का था, कि ये 400 सीट की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये संविधान संशोधन करेंगे और आरक्षण को खत्म करेंगे। इसकी एक वजह ये थी कि कहीं कर्नाटक के हेगड़े, कहीं बीजेपी के कोई और नेता, बीजेपी के कोई न कोई नेता लगातार ये बात बोलते थे अलग अलग टुकड़ों में कि 400 सीट आएगी, हम संविधान को बदलेंगे। एक दूसरा, संघ में और भाजपा में कुछ लोग एक समय आरक्षण के खिलाफ बातें करते थे। इन दो बातों को जोड़ के कांग्रेस ने एक ओरिजिनल नैरेटिव सेट किया कि 400 सीट की ये बात इसलिए कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरत है, सरकार चलाने के लिए ज़रूरत नहीं है 400 की, इनको ज़रूरत है संविधान संशोधन के लिए। देख लेना, ये संविधान संशोधन करेंगे और आरक्षण ख़त्म करेंगे। मुझको जो अलग अलग तबकों से पता लगा है कि छत्तीसगढ़ के खासकर आदिवासी इलाकों में इस बात ने असर किया, कांग्रेस के इस प्रचार ने असर किया। ये प्रचार सच था झूठ था मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रचार जो है वो असर कर रहा था आदिवासी इलाकों में? देखिए, आदिवासी इलाकों में जो प्रचार का काम कर रहा था उससे संविधान को छोड़ दीजिए। अभी सीधी बात है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, हाँ, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिले, यह मुद्दा, ये डीलिस्टिंग का मुद्दा विधानसभा के भी पहले से चल रहा था। ये मुद्दा अभी भी चलता रहा, अभी भी चलते रहा। ये लगातार बात आ गई कि भाजपा अगर ज्यादा आ जाएगी तो ये डीलिस्टिंग करेगी। जो ईसाई बन गए हैं उनका आरक्षण खत्म करेगी। जिन कमजोर सीटों की बातचीत छत्तीसगढ़ होती है उनमें कांकेर बस्तर की बात इसीलिए होती है कि कांकेर बस्तर सीटें कमजोर इसीलिए बताई जा रही हैं। रिजल्ट जो हमें मालूम नहीं, पर बताई इसी जा रही कि वहाँ पे ये मुद्दा काम कर रहा है। और पर उसने ये संविधान बदलने के बाद, संविधान बात पे कभी अपन अलग बात करेंगे कि संविधान बदलने का मामला तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से। अभी हम केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दा ये कि वहाँ पे संविधान नहीं था, वहाँ मुद्दा अकेला सिंपल एक मुद्दा था कि संविधान बदलने में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर नहीं जाएंगे। यहाँ मुद्दा केवल डीलिस्टिंग का, और डीलिस्टिंग का मुद्दा विधानसभा में करने के बाद उनको लगा कि जब इतने बड़े पैमाने पर बातचीत कर रहे हैं तो अगर भाजपा 400 सीट लगाई तो ये तो अवश्य हो जाएगा, तो ये एक मुद्दा आदिवासी इलाकों में ये काम कर रहा था। और ये वहाँ नहीं, केवल बस्तर और कांकेर ही नहीं, जो आदिवासी ब्लॉक्स हैं, झारखंड है, उड़ीसा का जो आदिवासी इलाका है और जगहों का, वहाँ भी शायद काम कर रहा होगा। दूसरा एक मुद्दा जो हमने अभी तक नहीं उठाया है वो है, कांग्रेस ने कहा था
कि हम सबसे गरीब परिवारों में से एक एक महिला को 1 लाख रुपए साल देंगे, उसको खुद कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र से परे जाकर, जैसे रायपुर का ही उदाहरण है, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में जो फार्म भरवाए गए महिलाओं से, उस फार्म में कहीं जिक्र नहीं है कि गरीब परिवार का होना जरूरी है, सबसे गरीब होना जरूरी है, परिवार की एक को मिलेगा, कुछ नहीं भरवाया उन्होंने भाषणों में ये कहा हर महिला को 1 लाख रुपए साल दिया जाएगा। मैंने भाजपा के कुछ नेताओं से पूछा कि आप लोग ये कांग्रेस के इस झूठ का विरोध क्यों नहीं किया आपने, ये तो झूठी बात है, खुद कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है, और देश की आधी आबादी को थोड़ी लाख रुपया साल का कोई दे पाएगी कांग्रेस पार्टी। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अजीब सा मुद्दा हो गया था, अगर हम इसका विरोध करते, कांग्रेस झूठ बोल रही है, तो भी हो सकता है महिलाओं के बीच में हमको बदनामी मोल लेनी पड़ती, नाराजगी मोल लेनी पड़ती। तो हमारी पार्टी ने यह तय किया, कांग्रेस अपने झूठ के साथ जहां पहुंचे, उस झूठ को डिमोलिश करके हम अपना नुकसान करना नहीं चाहते। आपको लगता है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया साल देने की बात जो है, इसका असर हुआ होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो महतारी योजना थी बीजेपी की छत्तीसगढ़ में, जिसमें 12,000 रुपये साल की बात हुई थी, उसका बड़ा असर हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस बार आपको लगता है कि लाख रुपए साल महिलाओं का एक जो भ्रम जो बना और सबसे गरीब परिवार की एक एक महिला को देने की बात है कांग्रेस की, इसका कोई असर हुआ है? देखिए, हमारी आपकी बातचीत थी, शायद मैं उन पहले लोगों में था जिन्होंने सार्वजनिक रूप से माना था कि ये जो महतारी वंदना योजना है उसका बीजेपी को बहुत लाभ मिल रहा है। मैंने आपको ये भी कहा था कि लोग कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं कि हिसाब लगा लें कि धान का भाव ये मिलेगा, महिला भाव मिलेगा, तो किससे ज़्यादा लाभ आ रहा है। वो लाभ हो गया था। और कांग्रेस उसके बाद दिवाली के दिन जब घोषणा, दिवाली के दोपहर 1 बजे, आप भी, मैं बीरनपुर में था उस दिन, लेकिन उसने काम नहीं किया। उसने काम नहीं किया, देखिए उसमें बिल्कुल लाभ नहीं मिला। और भाजपा ने जो कि पहले घोषित कर दिया था, उसी तरीके से ये जो 1 लाख रुपए देने वाली बातचीत है, ये भी कांग्रेस ने चूंकि बाद में किया है, इसलिए इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। मुझसे कांग्रेस का समर्थन करने वाले इस बात को जरूर कहते हैं कि साहब इसका लाभ हमें मिलेगा, पर मेरा अपना मानना है कि चूंकि इन्होंने विलंब से किया और उसके लिए किस पैमाने पर। लेकिन सुशील भाई, जैसे रायपुर का जो चुनाव था, मुझको जो पता लगा है 10 लाख फार्म छपवा कर उसको एक एक महिला से भरवाया गया, चाहे वो मध्यम वर्गीय महिला हो, उससे भी भरवाया गया। कितने वोट दे रहा? तो ऐसा इतना लेट नहीं हुआ था, ये चुनाव के पहले से घोषणा पत्र में आ गया था, जो इनकी 5-5 मुद्दे रोज करते थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस को ये अनुमान है कि जो कांग्रेस के थोड़े से वोट बढ़ने वाले, देखिए आमतौर पर 2-3 जो जनरल जिसको कहना है कि कंक्लूजन लोग निकाल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के वोट बढ़ने वाले हैं, पर वो कांग्रेस वोट इतने नहीं बढ़ने वाले कि जिससे कि रिजल्ट को प्रभावित कर सके। ठीक बात है। इस कारण कुछ वोट जरूर बढ़ेगा, कुछ वोट बढ़ेगा, पर वो इतना बड़ा नहीं है कि हमारे परिणाम को प्रभावित करे। लेकिन वोट घट जाने से उसकी साख जो चौपट होती है, नहीं, वोट नहीं घटना, वोट घटने वाला नहीं, वोट बढ़ने वाला है। वोट बढ़ने, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इस बात को, तो जिससे बात करने के, भाजपा को भी ये जो बार बार नैरेटिव बदलने की बात इसीलिए आ रही है कि भाजपा को लग रहा है कि उनका वोट प्रतिशत कम हो रहा है और कांग्रेस वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, यद्यपि उनकी सीटें इतनी कम नहीं हो रही कि वो सरकार नहीं बना सके। हुआ ये कि जब मैंने किसी एक इंटरव्यू में, शायद हिमांशु द्विवेदी जी का इंटरव्यू था INH पे, उस पे उन्होंने मुझसे पूछा इसी सवाल को कि क्या लगता है आपको, कितनी सीटें रहेगी, क्या रहेगा। तो मैंने कहा मुझको सीट वगैरह का अंदाज नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चुनाव प्रचार के बीच में मोदी ने, शाह ने, बीजेपी ने नैरेटिव अपना चेंज कर दिया, मुस्लिम मंगलसूत्र और प्रॉपर्टी और घुसपैठिया ये सब ले आए, तो मुझको लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ सीटें कम होने को है, वोट कम होने को है, इसलिए नैरेटिव चेंज करके एकदम आक्रामक ध्रुवीकरण पे आ गए हैं वो। तो उस पर मुझको दिल्ली से केंद्र सरकार के एक बड़े व्यक्ति ने फ़ोन किया उस इंटरव्यू को देखकर। उन्होंने मुझको कहा, आपका बाकी सब कहना सही है कि इन्होंने चुनाव के बीच में नैरेटिव चेंज कर दिया, कामयाबी गिनाने की बात छोड़ ही दी, केवल फाल्स नैरेटिव पे काम किया, लेकिन इसलिए नहीं किया कि इनकी सीटें कम हो रही हैं, इसलिए किया
कि ये अपने खुद का जो दावा है 400 सीटों का, वहां तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने नैरेटिव चेंज किया ताकि और बढ़ा सकें सीटों को, जो है उससे कम नहीं हो रही है, उसको बचाने के लिए नहीं किया है, पाने के लिए किया गया नैरेटिव है ये। आज शाम को कुछ पता लग जाएगा, आज कुछ शाम तो आज पता लगेगा जी, बाद में 4 तारीख तक देखते हैं, क्योंकि आज के और 4 तारीख के बीच अंतर काफी आ जाएगा। आज और 4 तारीख के बीच काफी अंतर आ जाएगा। हाँ। आपको क्या लगता है सुशील भाई, देश में जो सीटें हैं बीजेपी की, एनडीए की और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की, इसमें किस तरह का फेरबदल आप देख रहे हैं? मुझे जो जनरल मेरी जो बातचीत हो रही है, मैं भी दिल्ली बातचीत कर, दक्षिण से भी कुछ पत्रकार मुझसे बात करते हैं, आप जानते हैं कि मुझसे मेरा बातचीत के आधार पर जो है वो ये मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी 270 से 300 के बीच बीजेपी को आना चाहिए। और 300 से 330 के बीच एनडीए गवर्नमेंट की कोलिशन रहना चाहिए, ये अनुमान है, जनरल अनुमान है। क्योंकि 4-5 राज्यों में भाजपा को जो सीटों की कम होने की संभावना है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में जो कम होने की संभावना है, किंतु पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में सीटें बढ़ने की संभावना है। लेकिन इनके बीच जो बैलेंस है वो घटने का ज़्यादा है, बढ़ने का कम है। ये मेरा नैरेटिव है। ऐसा छत्तीसगढ़ में क्या लगता है? छत्तीसगढ़ में देखिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा ही नहीं। देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है सरगुजा, बहुत बढ़िया कैंडिडेट थी शशि सिंह, बहुत अच्छी कैंडिडेट, और चिंतामणि महाराज को कोई बीजेपी पसंद नहीं कर रहा था। अगर वहाँ पे कांग्रेस ने ताकत लगाई होती, चाहे जो भी कारण हो, टीएस सिंह जो नहीं जा पाए, उनकी व्यक्तिगत परेशानियां, मैं उससे वाकिफ हूँ। मैंने कल जिक्र किया है अपने एक पारिवारिक सदस्य की बीमारी में, मुझे मालूम, मैं जानता हूँ, जब मैं मैदान मैं भर्ती था उस वक्त वो भी वहाँ पर थे। ठीक। वो अपने परिवार सदस्य को, मैंने पूछा भी था कि आप कैसे, मेरा बाय द वे एक ऑपरेशन होना था मेदांता में, तब भी हुए थे वगैरह वगैरह, दिसंबर की बात है। तो अगर वो होता तो बड़ा अच्छा होता। कोरबा देखिए चुनाव जो था कि लगभग बीजेपी के हाथ से निकल चुका था, पर उसके बाद अमित शाह ने दौरे में आने के बाद आर्थिक रूप से और सांगठनिक रूप से उसको बड़ी ताकत दे दी, और वहाँ जाके फिर नैरेटिव दिया कि बड़ी नेता है, और उसको जाके स्थापित करने की कोशिश की। तो वो इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने जो 2 सीटें जो हैं, क्योंकि कोरबा इलाके में भी कुछ ट्राइबल बेल्ट आ जाता है, सारा पालीताना खार वगैरह का जो तो जो अपन नेगेटिव बात करें उसके दक्षिण भारत को वो वहाँ पे बन रहा था। लेकिन बीजेपी ने सबसे बड़ी ताकत, मेरी अपनी जानकारी का था, बीजेपी ने सर्वाधिक ताकत, सांगठनिक और आर्थिक ताकत, दोनों ताकत कोरबा में लगाई है। कोरबा में कारण जो भी हो वो जाने क्यों लगाई उन्होंने, क्यों लगा वो जाने, डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा है, सबसे ज्यादा लगा दी। अच्छा, राजनांदगांव में लग रहा था कि भूपेश बघेल की स्थिति अच्छी है, लेकिन आरएसएस जो चुनाव से दूर हो रहा था, आरएसएस जो लौट के आ गया, लौट कर आ गया कि अगर भूपेश बघेल जीत जाते हैं तो उनका अपना जो एजेंडा है, वो एजेंडा जो कांकेर में भी था उनके पास, और वहाँ भी था, इसलिए वापस आ गए वहाँ पर मैदान में। खेल के मैदान से जो वापस चले गए थे, खेल के मैदान में घर जाते जाते आके पैड वगैरह बांध के और फिर उतर पड़े वहाँ पे, इसलिए वहाँ पर कमी। लेकिन जांजगीर जो है, जांजगीर में नैरेटिव बन सका है, जांजगीर कांग्रेस के लिए एक संभावना और एक चीज बन रही है। और उसी प्रकार कांकेर में कितना भी करने के बाद बीजेपी के आरएसएस के वापस आने के बावजूद और बस्तर में मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि लखमा जो है कि ये आदमी हर चुनाव में हारते दिखता है और हर चुनाव में जीतता है। और दूसरी बात कि वो अपने ओरिजिनल आदिवासी होने के जो गुण है, आदिवासी होने के गुण जो सरलता सहजता जो है, वो जो भी हो, वो नाटकीयता जो है, वो जो नाटकीयता दिखला देता है, और उसका इसीलिए जो ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाके में कैसे उसको हराना संभव नहीं होगा। इसलिए ये जो 3 सीटें हैं, जांजगीर, कांकेर और बस्तर, यहाँ पे कांग्रेस की मुझे संभावना दिख रही है। महासमुंद में साहू वोट पे बड़ा निर्भर करेगा, क्या साहू वोट ने तामझा साहू जो उनके राष्ट्रीय नेता रहे हैं, साहू समाज के राष्ट्रीय, क्या उनको उन्होंने धोखा दिया या नहीं दिया, इस पर निर्भर करेगा। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, साहू वोट जो है वो छत्तीसगढ़ में किसी भी एक जाति के सबसे ज्यादा पोलराइज्ड वोट है। जी हाँ, इतना पोलराइजेशन किसी और जाति का नहीं माना जाता।
ये मुझको थोड़ा सा बतलाइए, जो बीरनपुर की घटना हुई थी जिसमें ताम्रध्वज भी नहीं गए थे, एक साहू लड़के की हत्या, सांप्रदायिक हत्या के बाद कांग्रेस का कोई नहीं गए थे, सब निपट भी गए। रविंद्र चौबे हार गए, बगल की बेमित्रा सीट हार गए, उधर की मोहम्मद अकबर हार गए, इधर ताम्रध्वज हार गए, सब लोग हार गए उसके कारण, बीरनपुर के कारण, ऐसा मेरा मानना है। लगा हुआ पंडरिया हार गए, सब चीज़ हार गए ये लोग। तो ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री रहते हुए उनके विभाग की जिम्मेदारी थी, वो वहाँ पे नहीं गए। बातचीत में बोलते हैं कि वहाँ के जो लोकल एमएलए थे और मिनिस्टर रविंद्र चौबे वही तैयार नहीं हुए जाने के लिए, तो मैं कैसे जाता, प्रोटोकॉल के खिलाफ होता, इसलिए मैं नहीं गया था। अब पूरे प्रदेश के साहू जो हैं या महासमुंद सीट के जो साहू हैं वो क्या मानेंगे कि ये साहू की मौत पे नहीं गया हुआ था, ये मान के उसके खिलाफ वोट देंगे, या जैसा भी है कम से कम संसद में एक साहू तो पहुंचे। इन दोनों में से बोल दिया आपने, बोल दिया ना, हो गया। हाँ। वही मैं कह रहा, मुझे लगता ही है कि अब की बार उन साहुओं को लगा कि वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए। देखिए कि जहां जो साहू है उसको जिताओ। हाँ। देखिए एक बड़ी बात सुनिए, जो अभी जो 11 संसद सदस्य हैं, 11 उनमें 5 ओबीसी हैं। हाँ 5 ओबीसी हैं। हाँ। और उनको लगता है कि अब की बार अगर कोरबा में ब्राह्मण जीतती है, राजनांदगांव में ब्राह्मण जीतता है, हाँ, तो ओबीसी सीटें कम होने की संभावना बनती है। 5 ओबीसी को देख बोल रहे हैं आप, तो मैं एक दूसरी चीज से और जोड़ के देख रहा हूँ। 4 ट्राइबल सीटें हैं। हाँ हाँ। एक अनुसूचित जाति की सीट है। 5 6 में से 5 है तो नहीं, अब 6 में से 5। हाँ 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 6 में से 5। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ। ये आज जो मौजूदा है हमने 6 में से 5। जी हाँ। यानी कुल एक संतोष पांडे राजनांदगांव के, पूरा छत्तीसगढ़ की राजनीति का विमर्श पूरा बदल चुका है। हाँ बदल चुका है। हाँ, आपको लगता है कि भूपेश बघेल का 5 साल जो था उसने इसको बदलने में बड़ा योगदान दिया है? जी नहीं श्रीमान जी, अरे आप अपनी भूमिका, आप बिहार आप अपनी भूमिका क्यों भूल रहे हो? आप अपनी भूमिका मत भूलिए श्रीमान, सुनील कुमार की भूमिका मत भूलिए। जिस वक्त आदिवासी मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी बने, उन्होंने आदिवासी पॉलिटिक्स की बजाय ओबीसी पॉलिटिक्स की, और मन्नू यादव और आरएलएस यादव डीजीपी, बिल्कुल रामलाल वर्मा सेक्रेटरी एडवाइजर, रामलाल सेक्रेटरी, इनको लेकर जो राजनीति की, उनकी जो बड़ी की, और वहां से पहली बार उन्होंने 1931 के आंकड़े छपवाए, बिल्कुल, और बंटवाए बड़े पैमाने पर। उन्होंने बड़े बड़े सम्मेलन करवाए। तो वो जो आधार भूमि बनी थी, सुनिए इसको पकड़िए बिंदु को, वो जो आधार भूमि बनी थी, वो आधार भूमि कहीं 15 साल के भाजपा के शासनकाल में थोड़ी सी धुंधला गई थी, थोड़ी सी। लेकिन भूपेश बघेल के आने के बाद वो जो फाउंडेशन बना हुआ था, पूरी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ा, वो सामने आ गया, और इनको बूस्ट मिल गया बिहार की जाति जनगणना से। और एक और बूस्ट मिला उस वक्त की सोनिया, राहुल, इन सब ने जाति जनगणना की जितनी वकालत की, इसको एजेंडा बनाया। एक और भूलते कि तामदास साहू को उन्होंने अपने बैकवर्ड क्लास का अध्यक्ष बनाया था, सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे। आप अपनी भूमिकाओं को याद करिए, उन भूमिकाओं को याद करिएगा, तब बनेगा। सुशील भाई, बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई। आज शाम को कुछ घंटे के भीतर ही अभी चालू हो जाएंगे एग्जिट पोल, इसलिए हम आज जल्दी इसको रिकॉर्ड करके लोगों के सामने रखना चाहते थे कि एग्जिट पोल के बाद लोगों का, चुनाव के बाद भी नेट काम में आएगा। हाँ, काम में आएगा कि चुनाव का परिणाम जो है, उस परिणाम को इस आधार पर विश्लेषित करने पर कि चुनाव परिणाम क्यों निकला है। जी, तो हम एग्जिट पोल या रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट के बाद एक बार फिर बैठेंगे। हाँ, आप फिर समय निकालिएगा, इसको करिए। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हमें भी आनंद आया आपसे बात करने में, क्योंकि ये तो कहते फ्री फॉर ऑल वाला मामला है। आज आपने एक बड़ी ही दिलचस्प बात सुनी है। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी वो लगातार अध्ययन करते हैं, लगातार नज़र रखते हैं घटनाओं पर। मैं उनको किसी भी सबसे चौकन्ने पत्रकार के मुकाबले भी ज़्यादा अपडेटेड पाता हूँ। वो चीज़ों को जोड़ पाते हैं, चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं उनको आपके सामने हमने रखा है बातों को। यहाँ पे मोटे तौर पे सुशील भाई का कहा हुआ, थोड़ा बहुत मेरा बीच में दखल दिया हुआ कि इस चुनाव के मुद्दे क्या थे, देश में क्या मुद्दे थे, छत्तीसगढ़ में क्या मुद्दे थे,
हो सकता है हम हर मुद्दे को कवर ना कर पाए हों, लेकिन मोटे तौर पे जो बातें लग रही थी उन बातों को हमने आपके सामने रखा है। कुछ घंटों के भीतर एग्जिट पोल के रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे, आप लोग भी उसमें व्यस्त होंगे। आज के इस मुद्दे को देखते हुए इसकी रोशनी में आप एग्जिट पोल को देखिएगा, और जब रिजल्ट आएंगे 4 तारीख को उसको भी इसकी रोशनी में देखिएगा कि क्या सचमुच ही ये मुद्दे काम आए कि और भी कोई मुद्दे थे इसके बिल्कुल अलग। हम फिर आपके सामने रहेंगे एग्जिट पोल के बाद, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद फिर आपके सामने रहेंगे। सुशील भाई से फिर हम अनुरोध करेंगे समय निकालने का। फिलहाल आपने हमको ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो इंडिया आजकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। आपको ये बातचीत अच्छी लगती है तो इसके लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी बात और, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इन चीज़ों को जितना पसंद करते हैं उतना ही कैंसर भी आपको पसंद करता है। आप मुंह में इसको रखते हैं, कैंसर अपने मुंह में आपको रख लेता है पूरे का पूरा। और मैं बतलाऊं आपको, आजकल कैंसर जो है तंबाकू खाने या बीड़ी सिगरेट पीने वालों के पहले मुंह में दाखिल होता है, फिर फेफड़ों में चले जाता है, वहाँ से अपने स्मार्टफोन पे ऊपर एक आदमी को लोकेशन भेजता है, लाइव लोकेशन। फिर वो आदमी भैंसे पे सवार होकर गदा लेकर मुकुट लगा के बड़ी बड़ी मूंछों पे ताव देते हुए आता है, आपको ले जाता है। क्यों जाते हैं उसके साथ? अपने घर वालों के साथ रहिए। फिर मिलेंगे।